गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू एजलाइट ऑनलाइन क्लासेस। और आज जो हम बात करेंगे, हम लोगों ने अभी तक किया था वैदिक काल के ऊपर किया था कि 600 बीसी तक हम पहुंच चुके हैं। 600 बीसी तक बात कर चुके हैं हम लोग, वैदिक एरा को खत्म कर चुके हैं। वैदिक एरा के ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे। और 600 के बाद जो था हम लोगों ने बात की थी कि जब वैदिक काल खत्म होता है तो राजशाहियां शुरू हो जाती हैं। और राजशाहियां जब शुरू होती है तो राजे, क्योंकि वैदिक काल में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी कि वैदिक काल जो पोस्ट वैदिक काल था उसमें जो राजा था उसकी पावर क्या करनी शुरू हो गई थी, इंक्रीज करनी शुरू हो गई थी। वो सभा समिति और विधाता से की राय जो लेना उसने कम कर दी थी। ठीक है, जितना भी काम होना शुरू हो गया था वो जनपति या राजा के अकॉर्डिंग होना शुरू हो गया था। सिस्टम जो था वो रिजिड हो गया था। सिस्टम कैसा हो गया था? रिजिड। सिस्टम कैसा हो गया था? रिजिड हो गया था। लोग जो थे, जो धर्म था वो भी रिजिड होना शुरू हो गया था। धर्म कैसा होना शुरू हो गया था? ज्यादा रिजिड होना शुरू हो गया था। जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी क्या हो गई थी? जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी रिजिड हो गई थी। प्री वैदिक काल के अंदर हमने देखा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो रिजिड नहीं थी। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क क्या किया जाता था? लोगों को वर्ण दिया जाता था। लेकिन पोस्ट वैदिक काल में क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी क्या होगी? रिजिड होगी। रिजिड होने का मतलब जो जिस कुल में अब जन्म लेता था वो उसी का कुल हो जाता था। अब उसे बदलने का जो प्रावधान था वो खत्म हो जाता है, काइंड ऑफ कि लोगों को जो था अब बर्थ के आधार पर, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। बर्थ के बेस पर क्या किया जाता था? अब इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बनाना शुरू हो गया था पोस्ट वैदिक काल के अंदर। ठीक है, तो रिचुअल्स बढ़ गए थे। क्रीमेशन के जो काम थे वो ज्यादा महंगे हो गए थे, कॉस्टली हो गए थे। ठीक है, जो संस्कृत थी वो सिर्फ ब्राह्मण्स की लैंग्वेज रह गई थी। जो नीचे के लोग थे उस टाइम दो भाषाओं का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, वन इज पाली एंड प्राकृत। ठीक है, दो भाषाओं तो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस जिनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी। एक थी आपकी पाली और दूसरी थी प्राकृत। ठीक है, तो जो संस्कृति वो ब्राह्मण्स की भाषा लैंग्वेज रह गई थी। जो विद्वान, जो ऊपर कैटेगरी के लोग थे इनके पास रह गई थी। जो नीचे के लोग थे, ये जो लिए लोग थे, ये किस भाषा का? यहाँ पे जो लोकल भाषा का एक डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी, एक पाली और सेकंड वन इज द प्राकृत। ठीक है, पाली और प्राकृत भाषा का जो लैंग्वेज थी वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो इसके चलते हुआ क्या? इसके चलते फिर कुछ नए धर्मों का विकास होना शुरू हो गया, कुछ नए रिलीजन का विकास हुआ। और इन रिलीजन में जो नए रिलीजन थे इस वैदिक एरा के बाद 6 बीसी मतलब 6 सेंचुरी के बाद जो दो नए धर्म थे। ठीक है, 6 सेंचुरी के बाद जो दो नए धर्म थे उनका विकास होना शुरू हुआ। एक था आपका जैनिज्म और दूसरा बुद्धिज्म। ठीक है, दो नए धर्म सामने आते हैं 6 सेंचुरी के अंदर। एक थे आपका जैनिज्म एंड द सेकंड वन इज द बुद्धिज्म। ठीक है, तो इन दो धर्मों का विकास होता तो इन दो धर्मों के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। 6 सेंचुरी बीसी के अंदर कौन से धर्म याद रखना पूछा जाता है कि इन धर्मों का विकास किस सेंचुरी में हुआ था, तो 6 सेंचुरी के अंदर इनका विकास होना शुरू होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। और इन्हीं जैन धर्मों के ऊपर जो थे, और दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हो रही थी जिसका नाम था, दो चीजें और हो रही थी इंडिया के अंदर। एक तो जो थे जनपद, जो थे जनपद किस में इसके बाद धर्म करने के बाद फिर मैं जनपदों के ऊपर जाऊंगा, राजशाहियों के ऊपर जाऊंगा। लेकिन अभी आप याद रखना कि 600 बीसी पोस्ट वैदिक काल के अंदर, पोस्ट वैदिक इरा के बाद क्या होता है? जो जनपद थे, जनपद वो महाजनपदों में क्या होना शुरू हो जाते हैं? कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर कितने महाजनपद बन जाते हैं? 16 महाजनपद बन जाते हैं। 16 महाजनपद का डेवलपमेंट होती है। और 16 जिसमें दो प्योर उत्तर में थे आपके गंधार वगैरह में, और एक साउथ में था। बाकी जितना भी था वो आपका नॉर्थ में डेवलप हुए, मतलब मिडल गंगा यमुना जो वाली बेल्ट थी उस बेल्ट के अंदर सारे के सारी उसमें हुआ। राजगिरी हुआ, ठीक है, आपका कुरु हुआ, आपका क्या खोसाल हुआ। तो ये कुछ ऐसी थी
जहाँ पे महाजनपदों का डेवलपमेंट हुई। इन महाजनपदों के ऊपर हम अलग से लेक्चर लेंगे। इनके बाद धर्म करने के बाद, रिलीजन को खत्म करने के बाद हम फिर राजशाहियों की बात करेंगे, क्योंकि जो राजशाहियां थी, जो रूरल डेवलपमेंट थी, वो कहाँ से शुरू हुई? वो महाजनपद से ही शुरू हुई। महाजनपदों से इसका विकास होना शुरू हो गया। किसका? राजशाहियों का। ठीक है, तो मैंने क्या बात की, क्योंकि रिचुअल हिंदू धर्म के अंदर जो वैदिक एरा था, जो वैदिक वेदों के अंदर जो था, वो रिचुअल्स महंगे हो गए थे, धर्म क्या कहते हैं उसको, रिजिड हो गया था, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो रिजिड हो गया था। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो लोग थे वहां पे दुखी होना शुरू हो गए, क्योंकि मान्यता इतनी ज्यादा बढ़ गई, कास्टिज्म होना शुरू हो गया। इन सब चीजों के बावजूद क्या हुआ कि जो चीजें थी बड़ी रिजिड होने शुरू हो गई, जिस वजह से फिर कुछ नए धर्मों का विकास हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं धर्मों के ऊपर। तो जैन धर्म था दिस द कंटेम्प्रेरी ऑफ वैदिक एरा, क्योंकि पोस्ट वैदिक एरा का जो कंटेम्प्रेरी माना जाता है वो जैन धर्म को माना जाता है। ठीक है, कि जैन धर्म जो था कि उतना ही पुराना है जितना वैदिक धर्म पुराना है। ठीक है, और जैन धर्म की जो स्थापना की थी, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो पहले आज इंट्रोडक्शन पेज में बता दूं कि जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो की थी ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म की जो स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। फर्स्ट तीर्थंकार हुआ करते थे। ठीक है, तो जैनिज्म में क्या होते हैं? तीर्थंकार होते हैं। तीर्थंकार का मतलब पहले गुरु। तो पहले तीर्थंकार कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव थे या ऋषभनाथ। ऋषभदेव लिखा होगा या ऋषभनाथ लिखा होगा, तो दोनों सेम ही नेम है। ठीक है, तो ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकार थे किसके? जैन धर्म, जिन्होंने से स्थापना होती है जैन धर्म की। लेकिन वो जैन धर्म क्योंकि कंटेम्प्रेरी वैदिक एरा था, उतना डेवलप नहीं हो पाता है। जो मेन डेवलपमेंट होती है जैन धर्म की, वो 6th BC के दौरान होती है। मेन जैन किसकी होती है? 6th BC के दौरान। और उसी टाइम एक नया धर्म भी सामने आता है जिसका नाम है बुद्धिज्म। तो इसलिए कहा भी जाता है कि बुद्ध का जो कंटेम्प्रेरी धर्म था वो कौन सा था? जैन धर्म। ठीक है, बुद्ध का कंटेम्प्रेरी कौन था? जैन धर्म। और महात्मा बुद्ध, ठीक है, बुद्ध को किसने कन्वर्ट किया? ठीक है, और ऋषभदेव के बाद में बात को जैन की बात कर रहा हूं। इसके 24th तीर्थंकार थे जिसका नाम था महावीर जैन, जिसका नाम था महावीर जैन। महावीर जैन इज द 24th तीर्थंकार। ठीक है, तो 24th तीर्थंकार थे। एंड द कंटेम्प्रेरी ऑफ किसके? ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? किसके सहयोगी थे? किसके मतलब संबंध में थे? किसके समकालीन थे? तो समकालीन थे कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध किसके कंटेम्प्रेरी थे? महावीर जैन किसके कंटेम्प्रेरी थे? महात्मा बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। तो ऑटोमेटिकली जो जैन थे और बुद्ध थे वो दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी, इसलिए कहा गया है कि क्योंकि मेन डेवलपमेंट जो हुई थी जैनिज्म और बुद्धिज्म की वो 6th सेंचुरी के अंदर हुई थी। तो इसलिए महावीर उस टाइम जो तीर्थंकार थे कौन थे? 24th तीर्थंकार थे महावीर जैन। और बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध उस टाइम महात्मा बुद्धिज्म धर्म का जो था वो विकास होना शुरू हुआ था। तो ये महावीर जैन या और जो बुद्धिज्म थे, महात्मा बुद्ध थे, वो दोनों क्या थे? एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। इन दोनों धर्मों का विकास होना शुरू होता है। और जो स्टार्टिंग के राजा आप लोग देखोगे, जब महाजनपद में राजशाहियां शुरू होती है, जब राजे बनने शुरू होते हैं, तो जो मेन धर्म था, जो राजाओं के द्वारा पालन किया गया था वो यही था, या तो बुद्ध को मानने वाले थे या जैन को मानने वाले थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कनिष्क तक। ठीक है, जब हम लोग कनिष्क की बात करते हैं, मतलब कनिष्क डायनेस्टी की बात करते हैं, तब तक जो था वो बुद्ध को ही माना जाता था। दोबारा से जब हिंदुइज्म की बात करते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी द्वारा से भी कन्वर्ट होती है, उसमें तो काम होता है उसके बाद। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या था, ये महावीर जैन की बात करते हैं तो बुद्धिज्म जो था वो डेवलपमेंट होना शुरू करते हैं। तो आज हम जिस धर्म के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे बुद्धिज्म को, उसके बाद फिर जैनिज्म को, फिर दोनों में देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या था, किस तरीके से काम होता था। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से धर्म की जो डेवलपमेंट होनी शुरू हुई थी, क्या कारण थे जिस वजह से नए धर्मों को डेवलपमेंट होने शुरू हुई, किस वजह कारण थे कि जो धर्म थे वो नए धर्म बने और किस तरीके से उनकी अलग अलग काउंसिल्स हुई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सभी को पता लग गया होगा जनपद के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और बात करते हैं धर्म की। तो सबसे पहला जो धर्म जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पहला धर्म, फर्स्ट रिलीजन जो 6th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ। ठीक है, 6th सेंचुरी के अंदर जो डेवलप हुआ, ठीक है, उस रिलीजन का नाम था, ठीक है, 2 धर्म थे, वन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धिज्म की।
ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, बुद्धिज्म की या बौद्ध धर्म की बात करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के बारे में मेरे को लगता है कि सभी ने सुन रखा होगा, सभी ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो सभी ने पढ़ा है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बुद्धिज्म का जो स्टार्ट होता है तो वो बेसिकली बाय विद द वर्थ ऑफ महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ। ठीक है, बाय द वर्थ ऑफ महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ 563 BC। 563 BC के अंदर जो है वो जन्म होता है किसका, महात्मा बुद्ध का या सिद्धार्थ का। कहां पे, लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी एक जगह है। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में उसका जन्म होता है। डायनेस्टी राजा था, वैसी क्षत्रिय राजा था, लुम्बिनी डायनेस्टी का राजा राजकुमार था सिद्धार्थ। ठीक है, लुम्बिनी डायनेस्टी का सिद्धार्थ था। लुम्बिनी एक संख्या डायनेस्टी थी। संख्या डायनेस्टी थी लुम्बिनी, नेपाल के अंदर एक संख्या डायनेस्टी थी। उस डायनेस्टी के अंदर जो उसका फादर था सुशोधन, वो उसका फादर जो था वो राजा था वहां का। तो उसके घर में जन्म होता है किसका, महात्मा बुद्ध का। कब, 563 में। इस वजह से महात्मा बुद्ध को एक और नाम दिया जाता है, महात्मा बुद्ध को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है संख्या मुनि। संख्या मुनि, संख्या मुनि जो नाम है बेसिकली इसकी संख्या डायनेस्टी की वजह से उसे मिला है। ठीक है, तो सुशोधन के घर उसका जन्म होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो मदर है वो जन्म देते ही कुछ दिन के बाद डेथ हो जाती है। और उसकी जो मासी थी, मैटर्न मदर थी, वो क्या करती है, उसका पालन पोषण करते, जिसके नाम था गौतम। ठीक है, ठीक है, गौतम जो था उसका नाम था उसकी मदर का। ठीक है, तो उसका वो पालन पोषण करती है, इससे से गौतम भी कहा जाता है। ठीक है, गौतम भी कहा जाता है किसको, महात्मा बुद्ध को। उसके बाद उसकी एज 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, जब शादी हो जाती है तो उसका बेटा होता है जिसका नाम था राहुल। ठीक है, लेकिन ये सब उसकी फैमिली लाइफ के बारे में बता रहा हूं। लेकिन होता क्या है कि जब उसकी जो नेचर की बात करूं, वो पहले से बड़ा दयालु होता है और मतलब वैल्यूज को मानने वाला, लोगों के ऊपर दया भाव की जो फीलिंग थी वो बड़ी ज्यादा होती है उसके वजह से। तो कभी भी अपनी मैरिड लाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कभी भी मतलब खुश नहीं रह सका फिर जीवन के साथ, उस राजशाही के साथ वो खुश नहीं था। तो एक दिन वो अपने सारथी के साथ कहाँ जाता है, क्या कहते भ्रमण पे जाता है, नगर के भ्रमण पे ऊपर जाता है। उस सारथी का नाम था चन्ना। सारथी का क्या नाम था, चन्ना। सारथी का नाम पूछा जाता है अक्सर, उसके सारथी का क्या नाम था। तो उसका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। और चन्ना के साथ जाता है कहाँ पे, वो भ्रमण पे जाता है। वो बेसिकली शहर के अपने जो एरिया नगर था उसके भ्रमण पे जाता है। तो वो 4 चीजों को देखता है। ठीक है, कितनी चीजों को देखता है, 4 चीजों को देखता है। जब 4 चीजों क्या देखी थी, देखता है वो एक दुखी व्यक्ति। ठीक है, एक दुखी व्यक्ति देखता है। ठीक है, दूसरा मृत देखता है, मृत व्यक्ति को देखता है। तीसरा वो एक बीमार व्यक्ति को देखता है। ठीक है, और चौथा वो एक सन्यासी को देखता है। तो 4 उसके रास्ते में 4 लोग देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धिज्म के अंदर। ठीक है, तो जो चन्ना था वो बेसिकली 4 लोगों को देखता है, किसको, एक दुखी व्यक्ति, एक डेथ बॉडी, एक क्या कहते हैं उसको सन्यासी। ठीक है, तो इन 4 लोगों को वो देखता है। तो इन 4 लोगों को देखने के बाद वो चन्ना से पूछता है कि भाई ये सब क्या है, इतने दुखी क्यों है लोग। ठीक है, तो चन्ना उसको बड़े उससे बात करता है कि संसार दुखों से भरा पड़ा है और क्या कहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं सब दुखी हैं। ठीक है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ऐसी जो बातें करता, तो फिर उसको रियलाइज होता है कि वो दुखों का कारण क्या है। जो दुख है, दुख, ठीक है,
दुखों का कारण क्या है, तो इस दुखों के कारण को ढूंढने के लिए वो घर से निकल जाता है। इन दुखों का कारण ढूंढने के लिए क्या कर लेता है, घर से निकल जाता है। ठीक है, जब वो दुखों का कारण करने के लिए क्या करता है, वो घर से निकल जाता है। और घर से जब निकलता है तो वो कहाँ चला जाता है, फिर यहां से शुरू होता है बुद्धिज्म का मेन पार्ट। एज ऑफ 29, किस एज में, एज ऑफ 29 साल की उम्र में वो घर से निकल जाता है, किसमें, एनलाइटमेंट के लिए। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और जब घर से निकलता है, ठीक है, तो घर से निकलने से लेकर उसके जो 4 स्टेजों में डिवाइड किया गया उसका, एक तो घर त्याग, ठीक है, उसके बाद एनलाइटमेंट, फिर वो क्या करता है, क्या कहते हैं, भाषण देता, सरमन करता पहला, ठीक है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो 4 पार्टों में डिवाइड होता है बुद्धिज्म की जो एज थी, उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। और यहीं से आपका क्या शुरू होता है, बुद्धिज्म का जो मेन कालसा शुरू होता है। मतलब कब, एज ऑफ 29 में जब वो सारथी जब वो घूमने जाता है तो वहां पे लोगों को दुखी देखता है। ठीक है, और उस दुख को की एनलाइटमेंट लेने के लिए, इस दुख का जो कारण है उसको पता करने के लिए जब वो निकलता है, तो वहीं से इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धिज्म का जो काम है मेन, जो वो स्टोरीज, उसका काम शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सब आई होप सभी को पता लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो घर से निकलता है, तो कहाँ पहुंचता है, नेपाल से वो बोध गया पहुंचता है। बोध गया मतलब बिहार के अंदर एक जगह है बोध गया, वहां पे बनियन ट्री, बनियन मतलब पीपल ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे क्या करता है, पीपल ट्री से बनियन ट्री भी कहा जाता है, इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोधि ट्री, इसे क्या कहा जाता है, बोधि ट्री कहा जाता है, या बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, और इस बोधि वृक्ष के अंदर के नीचे बैठ के वो क्या करता है, अपना एनलाइटमेंट के लिए काम करना शुरू करता है, निर्वाण की उसके लिए काम करता है। ठीक है, तो बोधि पीपल के बनियान, उस नदी का नाम था, जिस नदी के किनारे उसने ये पूरा का पूरा काम किया था, उस नदी का नाम था निरंजना रिवर। उस रिवर का क्या नाम था, उस रिवर का नाम था निरंजना रिवर। मतलब पीपल का ट्री था जिसे बोधि ट्री भी कहा गया है, बनियन ट्री भी कहा गया है। ठीक है, तो उस पीपल ट्री के नीचे बैठ के उस नदी के किनारे तक क्या था, जिसका नाम था निरंजना नदी के किनारे बैठ के उसने एनलाइटमेंट के लिए काम किया, साधना की। और 6 साल की उम्र, 6 साल के बाद, 29 साल में बैठा था वो, 29 की एज में बैठे थे, और 6 साल की एज के बाद 35 की एज में उन्हें क्या हो जाती है, एनलाइटमेंट हो जाती है। इस स्टेज को हम बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, उसे किसकी प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो 35 साल की उम्र में किसकी प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। और निर्वाण के अंदर फिर जब निर्वाण होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसमें वो बताते हैं कि दुख, ये संसार क्या है, दुखों का भंडार है। तो उसका कारण, इस निर्वाण में क्या करना उसने, किसके लिए निर्वाण किया था, जो दुख थे, ठीक है, उसका मतलब क्या करने के लिए, उनकी खोज करने के लिए कि दुख क्यों है, इसके लिए गए थे ना। तो इस दुख का खत्म करने के लिए उन्होंने पता किया है कि संसार जो है वो दुखों का है, और दुखों का जो मेन कारण है वो है आपकी उम्मीदें। ठीक है, आपकी इच्छाएं। दुखों का मेन कारण क्या है, उन आदमी की क्या है, इच्छा है। ठीक है, दुखों के 4 कारण बताए। ठीक है, दुखों को 4 कारण है, मतलब किस तरीके से हम दुखों को लाइट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका कर सकते हैं कि दुख जो है वो सभी को है, सभी संसार दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा जिन्होंने दिया कि जो दुख है उसका मेन कारण है उम्मीद, इच्छा, जो हम लोग हर वक्त लगाए बैठे किसी ना किसी से, उसका मेन कारण क्या है, वो आपकी उम्मीदें हैं। ठीक है, उसके बाद जो वो इच्छाएं हैं, उनको किस तरीके से अगर हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर दें तो हम इन सभी दुखों से क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और इच्छाओं को किस तरीके से करेंगे, तो इन इच्छा को खत्म करने के और ने 8 तरीके बताए हैं। कितने, 8
वेज, जिसे कहा जाता है अष्टगिका मार्ग। जिसे क्या कहा जाता है? अष्टगिका मार्ग। ठीक है, जो 8 तरीके बताए हैं, जिसमें राइट, सही सोचो, सही बोलो, सही देखो, इस तरीके से उसके 8 करेक्टर्स हैं, 8 वे, जिसे कहा जाता है अष्टगिका मार्ग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अष्टगिका मार्ग कहा जाता है। 8 फोल्ड ऑफ लाइफ या 8 फोल्ड जो थ्योरी दी है वो किसने दी है? बुद्धिज्म के अंदर है। 8 वेज है, 8 तरीके हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष को, अपने दुखों से निजात पा सकते हैं। 8 तरीके से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, और उन दुखों को दूर करने के जो तरीके हैं वो है अष्टगिका मार्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 फोल्ड जो पाथ है लाइफ के, वो कौन से आपके? दैट इज अष्टगिका मार्ग। अष्टगिका 8 वेज, 8 तरीके। अष्टगिका का मतलब क्या है? 8 तरीके हैं। 8 तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका निवारण कर सकते हो, अपने दुखों का निवारण कर सकते हो। इसे कहा जाता है अष्टगिका मार्ग। ठीक है, तो अष्टगिका मार्ग 8 वेज ऑफ फोल्ड ऑफ लाइफ, जिसके द्वारा इसको देखा जा सकता है, सही किया जा सकता है, दुखों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी चीज के अंदर उन्होंने क्या दिया? ये थ्योरी दी अपनी कि भाई 8 तरीके से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए उसने त्रिरत्न, ठीक है, 3 रत्न क्या है? 3 रत्न क्या है उसके? बुद्धिज्म के 3 रत्न है। कितने रत्न है? 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म है। कितने रत्न? 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म। 3 रत्न है बुद्धिज्म को, जिससे उन्होंने कहा कि बुद्ध जो इसको करने के लिए हम किस तरीके से बुद्धिज्म के अंदर जोड़ सकते हैं, किस तरीके से करने के लिए 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म बने बुद्ध। ठीक है, 3 रत्न। ठीक है, कौन कौन से आपका? बुद्ध, दम एंड संघ। ठीक है, ये 3 तरीके हैं बुद्ध को प्राप्त करने के। बुद्ध मतलब यहाँ आदमी का नाम नहीं, बुद्ध, बुद्ध मतलब एनलाइटमेंट। बुद्ध का मतलब क्या है? एनलाइटमेंट, मतलब ग्रेट, एक पोटेंशियल, जी ग्रेट पोटेंशियल, एक पावर जिसकी हम लोग, जिसको हम सब चाहना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसका नाम है बुद्ध। तो बुद्ध क्या एक एनलाइटमेंट है जिसको पाना चाहते हैं, तो उसी को क्या कहा गया कि बुद्ध एक एनलाइटमेंट। इसको पाने के लिए 3 धम, मतलब जो उसकी स्पिरिचुअल बातें हैं, जो उसके रूल एंड रेगुलेशन है, उसको मानो। और संघ मतलब ग्रुप, संघ मतलब डिवोटीज, वर्शिपर्स हैं, उनके साथ इकट्ठे रहना। वो 3 तरीके से हम किसको पा सकते हैं? बुद्धिज्म को अचीव कर सकते हैं, बुद्ध को अचीव कर सकते हैं। उसके कारण क्या है? बुद्ध एक पोटेंशियल पावर, धम और संघ। बुद्ध, दम एंड संघ, तो ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बुद्धिज्म को पा सकते हैं, बुद्धिज्म को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 रत्न कौन से हैं? 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म जो है वो यही है आपके। वन इज द बुद्ध, दम एंड संघ। तो बुद्ध, दम एंड संघ के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अचीव कर सकते हैं इसके बुद्धिज्म को। ठीक है, तो ये 3 रत्न याद रखना, 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज बुद्ध, दम एंड संघ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये बुद्ध की स्पीच से स्पिरिचुअल व्यूज थे बुद्धिज्म के, अचीव करने की कोशिश की कि बुद्धिज्म को किस तरीके से अचीव किया जाता है, एनलाइटमेंट किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। तो ये पहला, फिर उसके बाद क्या करता है? उसके बाद ये पहली, तीसरा स्टेज, एक तो होती है घर त्यागने की, ठीक है, दूसरी होती है आपकी, पहला उसने घर को छोड़ा, ठीक है, दूसरा था उसका उसने अलाइटमेंटली निर्वाण लिया, तीसरा उसने क्या किया? अब सारनाथ में जाके, सारनाथ यूपी में, आपको पता है, सारनाथ में जाके डियर पार्क, याद रखना कहां पे? डियर पार्क। सारनाथ में एक डियर पार्क है। अब जब बुद्ध के सिंबल्स देखते हो तो उसमें डियर पार्क एक आता है। डियर पार्क इसलिए फेमस है सारनाथ के अंदर क्योंकि यहाँ पे जाके पहली बार सरमन, मतलब पहली बार जो प्रवचन दिए थे महात्मा बुद्ध ने, वो कहाँ पे दिए थे? सारनाथ के डियर पार्क में दिए थे। इसलिए डियर पार्क जो है उसके जो सिंबल्स हैं, उस सिंबल्स में इसको दिखाया गया है। किसको? डियर पार्क को। ठीक है, तो डियर पार्क जो था, यहाँ पे पहली बार इसे अपने स्पीच देता है। ठीक है, और जब ये स्पीच देता है तो उसे कहा जाता है धर्म चक्कर परिवर्तन। उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्कर परिवर्तन, धर्म चक्कर परिवर्तन। ठीक है, तो 3 स्टेजेस होंगी इसकी। एक तो घर त्यागने की स्टेज, सेकंड उसका एनलाइटमेंट लेने की स्टेज, और तीसरी कौन सी थी उसकी? जो सारनाथ के तो उसने पार्क दिए हैं, ठीक है, जहां पे स्पीच दी थी, उसका धर्म चक्कर परिवर्तन।
ठीक है। और लास्ट स्टेज उसकी क्या थी, चौथी स्टेज जो थी उनकी, वो फोर्थ स्टेज थी डेथ, डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध की जो डेथ थी अप्रोक्सीमेटली 80 साल की उम्र में 483 बीसी में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वो कहां पे होती है आपकी, कुशीनगर। कुशीनगर रेस्टी थी वहां पे क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसे कहा गया है परिनिर्वाण। ठीक है, इसे क्या कहा गया, परिनिर्वाण। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस थी जिसमें उसके पूरे बुद्धिज्म को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, बौद्ध धर्म को डिवाइड किया गया है कि 4 तरीके से क्या करते हैं उसको, बुद्ध धर्म जो था वो डिपेंड करता है, वो डेवलप होता है। ठीक है, और इन्हीं की इन चीजों को जो उनके बर्थ से लेकर उनकी इनलाइटमेंट तक है, ठीक है, उनकी डेथ तक जो चीजें उनको एक सिंबल से डिफाइन करने की कोशिश होती है। कहां से, एक सिंबल जिससे डिफाइन करने की कोशिश होती है। ठीक है, तो 4 पता लग गया आपको। ठीक है, घर छोड़ना, घर त्यागना, ठीक है, उसके बाद इनलाइटमेंट पढ़ना, उसके बाद उसका सरमन मतलब भाषण देना, और तीसरा उसकी डेथ, चौथा, फोर्थ। तो 4 उनके लाइफ के मेन वो है जहां पे उनका क्या होता है। शायद एक चीज भूल रहे हैं। ठीक है, एक चीज जो पहला था हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, घर त्यागने की जो बात कर रहे थे, मैं शायद उसको बोलते हैं महाविष्कर्मण। उसको क्या कहा जाता है, चलो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ इस चीज को। ठीक है, पहला आपका जो आपकी घर त्यागना जिसे बोलते हैं महाविष्कर्मण, महाविष्कर्मण। सेकंड निर्वाणा। तीसरा धर्म चक्कर परिवर्तन। तीसरा, चौथा आपका परिनिर्वाण। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है जो किससे रिलेटेड है, उसकी मतलब लाइफ की, बुद्धिज्म की लाइफ की 4 मेन स्टेजेस है जिसमें उसने कन्वर्ट होता है बुद्धिज्म प्राप्त करने के लिए। एक महाविष्कर्मण जिसे घर त्यागना कहा जाता है। ठीक है, और घर त्यागने को जो सिंबल जिस डोनेट किया जाता है उसका नाम है हॉर्स। याद रखना, महानिर्वाण जो स्टेज है, महाविष्कर्मण या घर त्यागने की जो क्रिया है, ग्रेट रीयूनिकेशन। ग्रेट रीयूनिकेशन का मतलब है महाविष्कर्मण, जहां उस घर को त्यागता है तो उस घर को त्यागने को जो सिंबल डोनेट किया जाता है वो हॉर्स से किया जाता है। ठीक है, जब निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है, जब निर्वाण की प्राप्ति होती है, निर्वाण जो होता है उस स्टेज को बोधि वृक्ष से किया जाता है, या किससे, आपको पता ही है, पीपल। तो पीपल का पेड़ था, बनियन ट्री, उसका सिंबल क्या है, बोधि ट्री। किसका सिंबल होता है, निर्वाण का। उसका धर्म चक्कर परिवर्तन का जो है वो क्या है, उसका है आपका भील चक्कर। ठीक है, तो धर्म चक्कर परिवर्तन का क्या है, मतलब जो धर्म चक्कर परिवर्तन उसका सिंबल क्या है, भील। ठीक है, कभी आप बुद्धिज्म के मंदिर में जाओगे तो आपने देखा होगा चक्कर लगा होगा, ये सब सिंबल बने होते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ का है। ठीक है, जो डेथ का सिंबल है वो आपका स्तूपा। ठीक है, जो डेथ का सिंबल है वो क्या आपका स्तूपा। तो जो महात्मा बुद्ध की डेथ का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है, स्तूप। ठीक है, और एक चीज रहेगी बर्थ। ठीक है, बर्थ का भी एक सिंबल है, किसकी, बुद्धिज्म के अंदर जो बर्थ का सिंबल है, ठीक है, वो किया गया लोटस और बुल। ठीक है, लोटस और बुल जिसका सिंबल है। ठीक है, तो बर्थ में किसको डिफाइन, बर्थ का सिंबल क्या है, लोटस और बुल। महाविष्कर्मण घर त्यागने का सिंबल है हॉर्स। निर्वाण जब प्राप्ति होती है उसका सिंबल क्या है, बोधि ट्री। और उसके धर्म चक्कर परिवर्तन का सिंबल क्या है, भील। और निर्वाण परिनिर्वाण का सिंबल क्या है, स्तूपा। ठीक है, तो आई होप सभी ने लिख लिए होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर आने वाले जो पूछे जाते हैं। ठीक है, समझा गया। तो क्या अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, महात्मा बुद्ध का वर्थ हुआ, वो चन्ना के साथ भ्रमण पे जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद उनका मतलब दुखों का कारण जानने की इच्छा जागृत होती है, तो वो दुखों का कारण जब जानने बैठते हैं, एनलाइटमेंट के लिए जाते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि संसार तो दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन दुखों का कारण क्या है? उम्मीदें, इच्छा शक्ति, जो हमारी इच्छाएं है उसका मेन कारण है। और इन इच्छाओं को किस तरीके से हम किस तरीके से हम लोग सुख पा सकते हैं? तो सुख पाने का कारण है कि इच्छाओं को त्याग कर। अब इच्छाओं को किस तरीके से त्यागें? तो इच्छा को त्यागने के लिए हमें उसने 8 फोल्ड पाथ दिया, 8 तरीके दिए, जिससे हम लोग इच्छाओं को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। और इन इच्छाओं को खत्म करने के लिए, इन मार्ग को अपनाने के लिए उसने 3 रत्न दिए। ठीक है, 3 रत्न ऑफ बुद्ध फिलोसफी, बुद्ध फिलोसफी, जिसके अंदर हम बात करते हैं बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, 3 रत्न दिए। ठीक है, उसके बाद उनकी लाइफ से जुड़े 4 मेन स्टेजेस हैं। जब घर त्यागते हैं, महाविष्कर्मण की स्टेज है। दूसरा निर्वाण की स्टेज है, जब वो उनको इनलाइटमेंट होती है। तीसरी से धर्म चक्र परिवर्तन की है, जब उनके क्या कहते हैं उसको सरमन करते हैं। और तीसरी आपकी परिनिर्वाण। बुद्धिज्म लिटरेचर की बात करते हैं, तो बुद्धिज्म जो लिटरेचर है उस वो भाषा पाली में लिखा गया है। याद रखना, पाली भाषा। बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है वो पाली भाषा में लिखा गया है। और पाली मैंने आपको बता दिया पहले ही कि कंटेम्प्रेरी थी संस्कृत की, कि जो अपर के लोग थे वो क्या करते थे? पोस्ट वैदिक काल में संस्कृत पढ़ते थे, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे वो सारे के सारे किस भाषा का? पाली और प्राकृत, 2 भाषाओं का डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, तो इन्हीं भाषाओं के अंदर जो पाली भाषा थे, इनके अंदर लिटरेचर मिलता है। और बुद्धिज्म के लिटरेचर को क्या कहा जाता है? पिटिक कहा जाता है। बुद्धिज्म के लिटरेचर को क्या कहा जाता है? पिटिक, पिटिक। ठीक है, पिटिका कहा जाता है, पिटिक कहा जाता है। ठीक है, बुद्धिज्म के लिटरेचर को क्या कहा जाता है? पिटिक कहा जाता है। और ये 3 पिटिक आपके, ठीक है, सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट पिटिक है, दैट इज सूत पिटिक, सूत, ठीक है, या सूत पिटिक। सबसे पुराना कौन सा है? सूत पिटिक या सूत पिटिका। ठीक है, सेकंड वन इज द विनय पिटिक या विनय पिटिका। विनय पिटिक एंड द लास्ट वन इज अभिधम पिटिक। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? अभिधम पिटिक। और अभिधम पिटिक जो है, ठीक है, ठीक है, ये 3 मेन पिटिक है, ये 3 मेन सोर्सेज है किसके? बुद्धिज्म लिटरेचर के। अभिधम सूत पिटिक के अंदर है सेट रूल एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन किसके है? कि सेट रूल एंड रेगुलेशन किसके अंदर है? सूत पिटिक। उन रूल रेगुलेशन को किस तरीके से मानना है, ठीक है, और उसको सिस्टमेटिक तरीके से किसके अंदर, किस तरीके से, 3 ये वो किए गए सूत पिटिक के अंदर, सिर्फ बनाए गए हैं कि क्या क्या है हमारे रूल रेगुलेशंस के हैं। विनय पिटिका के अंदर 6 अध्यायों में डिपेंड निकाय कहा जाता है उन्हें। ठीक है, निकाय कहा जाता है। तो विनय पिटिका के अंदर जो 6 निकायों में से डिवाइड किया गया है। और उसके बाद अभिधम पिटक क्या है? इसे सिस्टमेटिक और स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ठीक है, अभिधम पिटक के अंदर सिस्टमेटिक और ये सबसे लास्ट में पिटिक कौन सा लिखा गया है? यही लिखा गया, अभिधम पिटक लिखा गया है सबसे लास्ट में। तो सबसे पुराना कौन सा है? सूत पिटिक। और सबसे लास्ट का कौन सा है? अभिधम पिटिक। ठीक है, तो ये इनके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बुक को जो लिटरेचर है उनकी भाषा कौन सी है, उसके जो लिटरेचर उसे क्या कहा जाता है, और कितने पिटिक हैं, और सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो इसके अंदर आते हैं। अब बात करें कि कुछ फेमस बुक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस अराइज होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, बुक्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो धनपद। क्या कहा जाता है? धनपद, दमपद, दमपद। ठीक है, दमपद एक इंपॉर्टेंट बुक है किसकी? बुद्धिज्म की, जिसे गीता ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। गीता ऑफ बुद्धिज्म, गीता ऑफ बुद्धिज्म किसे कहा जाता है? दमपद को कहा जाता है। इसे गौतम बुद्ध ने कहा, लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध मैंने बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो महात्मा गौतमी थी, जो मासी थी उनकी, जो मदर मैटरनल मदर थी, उसका नाम गौतमी था, उसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा था? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है उसने बुद्ध, उनके जब वो
जीवित थे उस टाइम की जितनी भी उनकी श्लोक है, जितनी भी उनकी बातें जिसमें लिखी गई हैं, इसलिए गीता ऑफ बुद्ध कहा जाता है किसको, धम्मपद को। एक बुद्ध की टेल्स है, स्टोरीज ऑफ बुद्ध है ना, बुद्ध की जो स्टोरी है, टेल्स ऑफ बुद्ध, टेल्स ऑफ जो बुद्ध है, जो बुद्ध की स्टोरी वाली बुक है, उसे हम कहा जाता है बुद्ध चरिता। क्या कहा जाता है, बुद्ध चरिता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये बुद्ध चरिता। किसने लिखी है, अश्व घोष। किसने लिखी है ये, अश्व घोष। ठीक है, अश्व घोष ने ये बुक लिखी है, कौन सी, बुद्ध चरिता। इसे टेल ऑफ बुद्ध, बुद्ध की स्टोरीज, जो आप लोग स्टोरीज पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध की, वो किसने लिखी है, अश्व घोष ने लिखी है। ठीक है, ये आपकी बुद्ध चरित्र जो किसने लिखी, टेल ऑफ बुद्धिस्ट, मतलब स्टोरीज, महात्मा बुद्ध की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है उनको किसने लिखा है, अश्व घोष ने लिखा है। उसके बाद एक और बुक है जिसके जो इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछी जाती है पेपर के अंदर, उसका नाम है आपका मिलिंद पानु। मिलिंद पानु सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, दैट इज मिलिंद पानु। मिलिंद पानु डायलॉग्स है। ठीक है, मिलिंद पानु क्या है, एक डायलॉग्स है, किस किस के बीच में, इंडो ग्रीक किंग हुआ करता मेनेंदर। ठीक है, क्या नाम था, इंडो ग्रीक किंग, इंडो ग्रीक किंग, जिसका नाम था मेवेंदर। ठीक है, मेनेंदर था। और नागसेन, नागसेन कौन था, एक मोंक था, भिक्षु था, किसका, बौद्धिज्म का, नागसेन सेना। ठीक है, तो नागसेन और मेवेंदर के बीच जो एक डायलॉग्स हैं, ठीक है, वो किस बुक के अंदर लिखे गए हैं, मिलिंद पानु के अंदर। वो किसके बुक लिखी है, नागसेन ने बुक लिखी है। तो नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मेवेंदर, जिसने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी किसमें, बुद्धिज्म में, लेकिन हुआ नहीं था। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में एक जो डायलॉग, पूरे डायलॉग हिस्ट्री है, उन दोनों के बीच जितना भी डायलॉग किए जाते हैं, तो वो किसने, किसके द्वारा, किस बुक का नाम, बुद्ध चरिता और मिलिंद पानु। ठीक है, तो इस पाली लिटरेचर के अंदर हम इसकी बात करते हैं, लिटरेचर इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म, जो डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल हुई है बुद्ध की। ठीक है, डिफरेंट काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म, काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म की अगर मैं बात करें, ठीक है, ठीक है, काउंसिल्स की बात करूं तो 4 काउंसिल्स हुई है बुद्ध की। कितनी काउंसिल्स हुई है बुद्ध की, देयर 4 काउंसिल्स जो हुई हैं, समितियां हुई हैं। ठीक है, हम बात करूं समितियां, समितियों की बात करूं, ठीक है, तो कितनी समितियां हुई हैं, 4 हुई हैं। तो इन 4 इसके ऊपर 4 समितियों के ऊपर, काउंसिल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जो पहली हुई थी, फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी, वो अप्रोक्सीमेटली 483 बीसी में हुई थी। कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। और कहां पे हुई थी, बेसिकली ये हुई थी सतापनी हिल्स, सतापनी हिल्स, राजगिरी। ठीक है, सतापनी हिल्स, राजगिरी। तो राजगिरी जो थी उस टाइम कैपिटल थी मगध की। कैपिटल किसकी थी, मगध। मगध की क्या थी, कैपिटल हुआ करती थी राजगिरी। और उस टाइम का जो राजा था, उस राजा का नाम था अजात शत्रु। ठीक है, क्या नाम था, अजात शत्रु। तो इट मीन्स क्या है कि 483 बीसी में जो पहली काउंसिल हुई थी वो अजात शत्रु के टाइम में हुई थी। कहां हुई थी, मगध की राजधानी राजगिरी, जगह का नाम था स्थापनी हिल्स। ठीक है, स्थापनी हिल्स के अंदर राजगिरी जो कैपिटल, वहां पे हुई थी, किसने करवाई थी, अजात शत्रु ने करवाई थी। और वो कहां का राजा था, मगध का राजा था। तो पहली जो काउंसिल हुई थी वो इस तरीके से 483 शताब्दी हिल राजगिरी के अंदर हुई थी, मगध के अंदर, अजात शत्रु ने करवाई थी। ठीक है, अजात शत्रु ने करवाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई थी, इसमें सूत पिटक और बिने पिटक तैयार हुए थे। क्या हुए थे तैयार,
सूत पिटिक, सूत सूत पिटिक एंड बिने पिटिक। ठीक है, सूत पिटिक, ठीक है, सूता पिटिक और बिने पिटिक जो हुए थे, तैयार हुए थे किस काउंसिल के अंदर? पहली काउंसिल के अंदर। ठीक है, और इनका जो हेड था, गुरु कौन था? इस महासभा जो पहली काउंसिल, उसका गुरु कौन था? उस गुरु का नाम था मोंक महा कपासा। मोंक महा कपासा। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि पहली जो महासभा हुई थी उसका हेड कौन था? उसके हेड थे मोंक महाकपासा। ठीक है, हुआ क्या था इसके अंदर? इसके अंदर जो लिटरेचर की जो बुक्स है, रूल रेगुलेशंस की जो बुक है, उनको लिखा गया था, सूत पिटिक एंड बिने पिटिक को लिखा गया था। ठीक है, अजात शत्रु राजा था, राज मगध का था, कैपिटल राजगिरी थी, जगह सतापनी हिल्स थी और डेट 483 बीसी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो था ये शुरू होता है कि 483 बीसी सतापनी हिल्स। ठीक है, और मगध, अजात शत्रु, सूत पिटाका, बिने पिटाका और मोंक महाकपासा। ठीक है, आई होप पहला लिख लिया होगा सभी ने कि कहां पे हुई थी आपकी? राजगिरी के अंदर, सतापनी हिल के अंदर, ये सब कवर कर लिया होगा। अब सेकंड जो थी, सेकंड जो काउंसिल शुरू हुई थी, ठीक है, सेकंड काउंसिल जो शुरू हुई थी, सेकंड, हाँ, वंश जो पहली का वंश, जो फर्स्ट का जो वंश था, डायनेस्टी थी, जो पहली का डायनेस्टी थी, उसका नाम था हर्यांक वंश। हर्यांक वंश याद रखना। बिंबिसार का जो बेटा था उसका नाम था अजातशत्रु। हम बात करेंगे इसके बाद, तो उस टाइम भी बात करूंगा, लेकिन अभी याद रखना वंश का क्या नाम था? हर्यांक वंश। ठीक है, दूसरी थी, सेकंड जो थी वो जो डायनेस्टी थी, ठीक है, उस डायनेस्टी का जो वो हुई थी पूरे 100 साल बाद, मतलब 383 बीसी में हुई थी। सेकंड काउंसिल कब हुई थी? पूरे 100 साल के बाद 383 बीसी में हुई थी। और इसके अंदर ये कहां पे हुई थी आपकी? ये हुई थी वैशाली। कहां हुई थी? ये हुई थी वैशाली। वैशाली जो थी उस टाइम मगध की कैपिटल थी। मगधा की कैपिटल क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, डायनेस्टी कौन सी थी? शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुंग, इसे शिशुंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशुंग डायनेस्टी। शिशुंग डायनेस्टी भी कहा जाता है, शिशुनागा शिशुंग डायनेस्टी। और इसके जो संस्थापक थे वो शिशुंग थे। लेकिन जो ये काउंसिल हुई थी वो काला अशोक के टाइम में हुई थी। किसके टाइम में? काला अशोक के टाइम में हुई थी। काला अशोक के टाइम में ये हुई थी आपकी। ठीक है, तो शिशुंग डायनेस्टी के अंदर कहां पे? 383 बीसी वैशाली के अंदर हुई थी। मगध और डायनेस्टी कौन सी थी? शिशुंग। राजा का नाम क्या था? काला अशोक। ठीक है, इसके टाइम में हुई थी ये। और इसका जो मोंक 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 कौन था? मोंक याद रखना। मोंक जो हेड था उसका नाम था सर्वा कामिनी। ठीक है, सर्वा कामिनी। उसका नाम क्या था? सर्वा कामिनी। सर्वा कामिनी मोंक था। ठीक है, तो सर्वा कामिनी जो मोंक था उसने हेड किया था, प्रेजाइड किया था इस काउंसिल के ऊपर। ठीक है, काला अशोक जो था वो राजा था और शिशुंग डायनेस्टी थी मगध की, वैशाली में हुए था ये। और यहाँ पे क्या होता है? जो संघ था, यहाँ पे हुआ क्या था? ये जो संघ था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? जो संघ था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो संघ था वो दो हिस्सों में कब डिवाइड हुआ था? तो जो संघ था वो सेकंड काउंसिल के अंदर डिवाइड हुआ था। ठीक है, जिससे हम कहा गया था ठीक है, त्रिवेदीन संघ का जो संघ थे दो हिस्सों में डिवाइड किया था। वन द त्रिवेदीन, त्रिवेदीन एंड महासंघिका। कौन कौन से संघ के दो हिस्से कौन से? आपको जनरल जो क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आएगा वो इस तरीके से आएगा कि जो संघ था
वो कौन सी था आपकी सेकंड काउंसिल 383 बीसी के अंदर। ठीक है, तो आई होप सभी ने लिख लिया होगा ये। उसके बाद जो तीसरी थी, ठीक है, तीसरी थी, ठीक है, जो तीसरी काउंसिल हुई थी आपकी, वो तीसरी काउंसिल जो थी वो हुई थी आपकी 250 बीसी में, 250 बीसी में हुई थी। ठीक है, वो कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी मगध में। ठीक है, मगध में। ठीक है, कहां पे हुई थी? मगध में हुई थी। ठीक है, और राजा का नाम था अशोक। राजा का क्या नाम था? अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और डायनेस्टी थी आपकी मौर्य। डायनेस्टी कौन सी थी? मौर्य डायनेस्टी, जिसका के कार्यकाल में हुई थी। हम बात करें, जब अशोक का बात करेंगे तो बात करेंगे। बेसिकली अशोक जो था वो 261 कलिंग की वार के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, वो अपनाने के बाद फिर वो आपके 250 बीसी में आते आते क्या करता है? एक काउंसिल करता है, बुद्ध की काउंसिल करता है। वहां पे क्या होता है आपकी, ये क्या होता है? ठीक है, और इस काउंसिल को कराने के जो मोंक थे, ठीक है, ठीक है, मोंक का नाम क्या था? उसका नाम था मोगली पित्ता, मोगली पित्ता तीसा। ठीक है, मोगली पित्ता तीसा जो थे वो हेड थे इस समिट के, इस काउंसिल के, मोगली पित्ता तीसा। और इसके अंदर हुआ क्या था? चेंज क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ था, इसमें अभिधम पिताका लिखी गई थी। क्या लिखा गया था? अभिधम, अभिधम पिट्टिका। ठीक है, तो अभिधम पिट्टिका लिखी गई थी कि किस्म कब? आपकी अशोक के टाइम जो काउंसिल हुई थी, उसमें क्या हुआ था? आपकी अभिधम पिट्टिका का वर्णन मिलता वहां पे, ये सब हुआ था। ठीक है, तो आई होप यही पता लगा होगा। 250 बीसी में थर्ड काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र मगध के अंदर। अशोक हेड थे, मौर्य डायनेस्टी थी, और मोंक का नाम था मोगली पिता तीसा, और अभिधम पिट्टिका जो लिखी गई थी। ठीक है, अभिधम पिट्टिका इसमें कवर हुई थी। तो मेरा सबसे नई वाली बुक कौन सी है? कि अभिधम पिट्टिका। उसके बाद लास्ट काउंसिल आपकी फोर्थ काउंसिल, फोर्थ काउंसिल जो थी वो आपकी फर्स्ट सेंचुरी के करीब, फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, फर्स्ट एडी में हुई थी। ठीक है, हुई कहां थी? ये हुई थी आपकी कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर। जो थी डायनेस्टी का हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। राजा था कनिष्क। ठीक है, डायनेस्टी कौन सी थी? कनिष्क डायनेस्टी, कनिष्क डायनेस्टी या कनिष्क राजा था वहां का, उसके कार्यकाल में हुई थी ये। ठीक है, तो इसके कार्यकाल में हुई थी, और इसके कार्यकाल में जो मोंक थे जिन्होंने जो हेड किया था, वो दो थे, दो मोंक थे, दो भिक्षु थे जिनके कार्यकाल में हुई थी ये। ठीक है, वन इज द वसुमित्रा, वासुमित्रा एंड अश्व घोष, अश्व घोष। तो दो मोंक थे, वन इज वसुमित्रा, सेकंड वन इज द अश्व घोष। ठीक है, तो दो लोगों ने प्रेसाइड किया था इसके ऊपर। और ये यहाँ पे हुआ क्या था? यहाँ पे क्या चेंज हुआ था? जो इंपॉर्टेंट चीज याद रहा, यहाँ पे आपकी जो बुद्धिज्म जो बुद्धिज्म था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। बुद्धिज्म कौन सा हो गया? दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। दूसरा हिनायना एंड महायाना, हिनायना एंड महायाना। ठीक है, हिनायना और महायाना। तो बुद्धिज्म के दो सेक्ट हैं, दो हिस्से हैं, हिनायना और महायाना। जो महायाना है, जो हिनायना है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करते हैं। जो महायान हैं वो आइडल वर्शिप में विश्वास करते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो ओल्डेस्ट स्टैच्यू हमें मिला बुद्ध का, वो हमें गंधर्व मतलब कनिष्क
के उसमें मिला, गंधार आर्ट के अंदर मिला है। ठीक है, ओल्डेस्ट स्टैच्यू कहाँ पे मिला है? गंधार आर्ट का मिला है हमें, स्टैच्यू ऑफ बुद्ध, तो वहां पे मिला है। तो ये तो थी आपकी 4 काउंसिल्स, जहाँ पे जो जो अलग अलग काम हुए, कहाँ पे हुई, कौन सा राजा था, तो उसके कार्यकाल में ये होती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा बुद्धिज्म का लेक्चर है, जो लेक्चर ऑन बुद्धिज्म था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। वहां से हमारे जो होते हैं वो क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो राइज होते हैं कहाँ पे? बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, अब बुद्धिज्म से रिलेटेड आज कुछ और क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है, तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वो कहां पे? आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है, जिसका नाम है बोरोबुदुर। क्या नाम है उसका? बोरोबुदुर। ठीक है, ठीक है, जगह का नाम है मेगालंग। बोरोबुदुर, मेगालंग, इज ओल्डेस्ट टेम्पल। इंडिया, हिमाचल की मैं बात करूं, हिमाचल की जो ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, दैट इज ताबो मोनेस्ट्री, जिसे अजंता ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी यूनेस्को साइट्स हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, एक बोध गया की, ठीक है, महाबोधिनी है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र की है, तो बहुत सारी यूनेस्को साइट्स भी हैं जो बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, लाइक अजंता की टेम्पल, अजंता की गुफाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। महाबोधिनी टेम्पल या बोध गया गया, उसके बाद आपका, ठीक है, अजंता ऑफ हिमाचल। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक कोई क्वेरी हो? ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का तो कमेंट कर दो, हम वहीं से करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का जो तीसरा धर्म था जो एशियन काल के अंदर डेवलप हुआ, उसका नाम था बुद्धिज्म, उसके ऊपर हम लोगों ने कवर किया है। कल हम बात करेंगे जैनिज्म की और कंपेयर करेंगे दोनों की कि दोनों के अंदर में क्या डिफरेंसेस थे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।